लेट्स कंटिन्यू विथ रिविज़न। बोर्ड सैम्पल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। कल के क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस का जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोगों में से कई लोगों ने ट्राई किया। उसमें प्रॉब्लम है बेटा, दैट इज़ अ मिसप्रिंट एक्चुअली। हमने इसकी इक्वेशन, हमको सिचुएशन 2 में ग्राफ्स बनाने थे, तो सिचुएशन 2 में हम इसका ग्राफ, इक्वेशन क्या बन रही है, फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹91, मतलब x प्लस 8y इक्वल टू 91। एंड सेकेंड इक्वेशन 14 किलोमीटर, फिक्स चार्ज x रुपीज़ पर किलोमीटर y, तो x प्लस 14y इक्वल टू 145। कल की क्लास में हमने इसको सॉल्व भी किया था और हमने इसके सॉल्यूशंस भी निकाले थे। तो आपको याद होगा कि इसका सॉल्यूशन 9,19 आया था, 19,9। x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 9 आई थी। अब हम यदि इस इक्वेशन के साथ इस ग्राफ के सॉल्यूशंस को मैच करने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो हमें क्या पता चल रही है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, फर्स्ट थिंग द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना। क्योंकि यदि हम अपनी ऐसे भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यदि हमने सॉल्यूशन नहीं भी निकाला होता, हम कंडीशन अप्लाई करते, a1/a2 b1/b2 में क्या रिलेशन है, तो a1/a2 1 है, b1/b2 4/7, 2 से डिवाइड कर दें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन किसकी हुई, यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, हमको पता है कि इसका सॉल्यूशन हमारा आया था 19,9। मतलब जो लाइन्स यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो उनको कहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, 19,9 पे। ठीक है, तो हमने इसमें देखना शुरू किया। तो ये जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है 20,25। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम यदि इस सॉल्यूशन को भी देखें कि इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y 5 है, यदि आप इसमें x 0 रख दें तो 91/8 होगा। हाँ, वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 नहीं आएगा। इसमें रख दें तो ये 0 हो गया, वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी आपका 5 नहीं आएगा। तो ये वाला ग्राफ तो 100% कैंसल हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y 10 है। x 0 रखें तो y आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा। इसमें रखें तो ये x 0 है, y की वैल्यू 91/8, तो एग्जैक्टली क्या हुई, 8 1 8, 11 पॉइंट समथिंग, और इस केस में 10 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल में आ रही है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू डेसिमल में है, ये मैच नहीं होता। तो ये भी नहीं, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे y 0 रखे तो x की वैल्यू 91 होना चाहिए, इसमें x की वैल्यू 145 होना चाहिए, ये भी मैच नहीं हो रहा। हाँ, हम इस सॉल्यूशन को देखें फोर्थ को, तो यहाँ पर हम देखें ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, 0,10। 0,10 हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि नहीं है, दोनों में से किसी का भी सॉल्यूशन 0,10 नहीं है। तो ये भी हमारा आइडिया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये इक्वेशन का ग्राफ बचा है। इसमें हमारी लाइन जा रही है 11,10 और 19,9। तो हमें ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि 19,9 तो हमारा सॉल्यूशन है। हम 11,10 को भी सब्स्टिट्यूट करके देखें, 19,9 तो दोनों का ही है। x की जगह 11 यदि रखेंगे तो 91 माइनस 11 क्या बचेगा, 80। 80/8 y की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो 11,10 और 19,9 दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इसमें भी यदि हम रख करके देखें x की जगह 11 तो ये क्या होगा, 145 माइनस 11 बचेगा 4, 134 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 9 ज़ा 126, ये 9 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आ रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन का तो नहीं है, बट ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन एक लाइन दे रही है। एक लाइन जो है वो 19,9 और 11,10 को रिप्रेजेंट कर रही है। पर दूसरी इक्वेशन हम देखें तो 5,7 और 15,6 लिखा है। 5,7 और 15,6 नहीं होगा, एक बार x को साफ करके देखें, अभी मैंने कर दिया है, 15,6 लग रहा है मुझे। तो 5,7 देखते हैं, 5,7 रखेंगे, x की जगह 5, तो 5 उधर जाके माइनस होगा, 145 माइनस 5 इज़ 140, 14 से 140 को डिवाइड
करेंगे 140 को 14 से, y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 10 होना चाहिए। तो 5,10 इसका सॉल्यूशन है, 5,7 नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है ये किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है, बट दिस इज द आउट ऑफ दिस 4 केसेस देयर इज ओनली 1 केस जिसमें हमारी एक लाइन मैच हो रही है। हाँ, इनमें हमारी तीनों में, इन तीनों केस में हमारी 2 में से कोई भी इक्वेशन का ग्राफ हमको नहीं मिला, पर यहाँ पर हमको एक ग्राफ मिल रहा है। ये दूसरा ग्राफ कहीं मैच नहीं हो रहा, पर एक ग्राफ मैच हो रहा है एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन। आपको ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने नन ऑफ द अबव तो चॉइस ही नहीं दिया है, तो यू नीड टू सिलेक्ट दिस वन ओनली। थर्ड आंसर टिक कर दीजिए। ऐसा कभी भी, देयर कैन बी मिसप्रिंट्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिसप्रिंट नहीं होती, हो जाती है। तो आप पहली बात तो ऑब्जेक्शन रेज कर दें क्लास में। यदि आपने एक बार ट्राई करके देखा, 2 बार ट्राई करके देखा, आपको लगा कि मैच नहीं हो रहा कुछ भी, तो एक बार टीचर से कंप्लेन कर दो। तो उस केस में क्या होगा, टीचर खुद सॉल्व करके देख लेंगे, यदि हो रहा है कोई आंसर मैच तो ठीक है, अदरवाइज करेक्शन भी करवा सकते हैं, है ना, या बोनस मार्किंग हो जाती है। ऐसे में ये कभी मत करना कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, कि एक भी आंसर सही नहीं था तो मैंने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। ये मत करना बेटा, यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, क्योंकि बोनस मार्किंग में बोनस मार्क्स भी उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। तो हमारे बाकी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, यही बचा था। अब हम आ जाते हैं पोलिनोमियल्स की केस स्टडी पे। तो पोलिनोमियल्स में क्या बोला है, द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arch is an arch in the shape of a parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in variety of forms. You can see ये जो ब्रिज बना हुआ है, क्या नज़र आ रहा है, पैराबोला है ना, अपन ने पढ़ा है इसका। ये वाला जो शेप है, दिस इज अगेन, ये जो डोम इस तरह से बना है, अपनी आजकल जो टनल बनती हैं दे आर पैराबोलिक इन शेप। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे अपना सांची का स्तूप है, हाँ, द स्तूप ऑफ सांची, ये डिज़ाइन, दिस इज पैराबोला। यहाँ पर हम देखें, ये ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक वायर ऐसे हैंग होके जा रहा है, तो ये डिज़ाइन भी क्या बना रही है, पैराबोला। तो ये तो हमने पोलिनोमियल में सबसे पहले दिन ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। जीरोस कितने होते हैं, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करे, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही जीरोस हैं, और यदि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो कोई जीरो नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या थी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू होनी चाहिए। ए क्या था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि ए ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, दिस इज़ लीनियर, है ना। ये सब बातें याद है ना। तो अब उन्हीं सब कंसेप्ट पे जो आपको बताया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। हमने ये भी बात की थी कि पैराबोला 2 तरह का हो सकता है, अपवर्ड ओपनिंग, ऊपर की तरफ खुला हुआ, या डाउनवर्ड ओपनिंग। अपवर्ड ओपनिंग कब होता है, व्हेन दिस ए इज ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड ओपनिंग कब होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग तब होता है जब ए इज लेस देन 0। व्हाट डज ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 इम्प्लाई, दिस मीन्स ए इज पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0 मतलब नंबर लाइन याद कर लो, 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा नेगेटिव होगा, है ना। तो ये बातों पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी आर। ए बी सी क्या है, ऑल आर रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर है। सारे ऑप्शन पहले तसल्ली से पढ़ना कि हाँ भाई रियल नंबर तो होता है, टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑल आर रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब √2 भी आता है, आपका आता है ना कोफिशिएंट कि √2x² या 3x² प्लस 2√2x। हमने दोनों तरह के, मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी कि सेंटर में रूट हो तो क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट में ए और सी की जगह रूट हो तो क्या करेंगे, तो इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। ये आपको पता है, रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं, मतलब रियल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर तो हैं। ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड बी सी आर एनी रियल नंबर, मतलब बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है पर ए हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो।
यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्वाड्रेटिक की। अभी भी मैंने आपको बताया था कि यदि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, बचेगा क्या, bx प्लस सी, x की डिग्री 1 पावर 1 मैक्सिमम मतलब लीनियर पोलिनोमियल। और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, इट हैज़ टू हैव a नॉन ज़ीरो फॉर एक्स स्क्वायर टू बी देयर। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन ऑल आर इंटीजर्स नहीं आएगा, ऑप्शन सी याद रखो, a नॉन ज़ीरो रियल नंबर है और b और c कोई भी रियल नंबर है। हाँ है तो रियल नंबर सी, पर a नॉन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी तो रियल नंबर है, पर ज़ीरो नहीं हो सकता a इज़ नॉन ज़ीरो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर्स। कैसी भी लैंग्वेज लिखी हो, कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे ना, पढ़ाई हुई बातें ध्यान रखोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल। अब ये कुछ बातें जो है ना, ये आपकी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे। और अच्छी बात क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लिया है, तो आपको पता है क्या होगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको पता है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट लिखा है तो, पर कई बच्चे होंगे जिन्होंने अभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए दे आर मेंशनिंग, क्योंकि अभी टर्म 1 में नहीं आ रहा है। तो वेयर द d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल की क्या कंडीशन थी, d इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा, d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग सॉल्यूशन आते थे। हाँ, d ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स। सारी कंडीशन याद कर लो, ये मत सोचना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आ नहीं रहा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें नो रियल रूट्स या रियल रूट्स नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, हम उसको इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन मिक्स हो गई तो क्या होगा, रियल रूट्स, जस्ट रियल। डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन 0 इज फॉर डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 इज फॉर इक्वल, तो ओनली वी राइट रियल रूट्स के केस में d की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज द इक्वेशंस पोलिनोमियल विल हैव रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, मतलब 0 क्या हो गए, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक अल्फ़ा है दूसरा 1 बाय अल्फ़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल एक 2 है दूसरा 1/2, एक 1/3 एक 3, एक 3/2 एक 2/3, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1। मतलब कौन सा रिलेशन लगता है, व्हेनेवर जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसे बोलें, ये बोले अल्फ़ा एंड 1 बाय अल्फ़ा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आपको याद आना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और बीटा की जगह 1 बाय अल्फ़ा है, कैंसिल होके वैल्यू 1 आ गई, तो सी अपॉन ए की वैल्यू 1, इसका मतलब सी इक्वल टू ए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, सीधे सी इक्वल टू ए, दिस शुड क्लिक टू योर माइंड। मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। देन द वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वैल्यू ऑफ के पूछा है, तो सी और ए को इक्वेट कर दें तो 2 इक्वल टू 8k, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 आएगा, के की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर, के की वैल्यू क्या हो गई, 1/4, तो के कम्स आउट टू बी प्लस 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब माइनस आ गया, रूट लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का रूट तो हमारे 10th में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रूट नहीं आएंगे, रूट नहीं आएंगे मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना, तो इट विल नॉट टच, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ये ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जरा सा हेर फेर कर देते, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 लिखा होता, तो आपको पता है तो क्या हो जाता, इसमें x -1
इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाता। उस केस में x की वैल्यू +1 और -1, यहाँ हम लिख देते +-1। 2 रूट्स आते तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता, ये आंसर आता। यदि हम माइनस होता तो आंसर ये आता, और जीरोस पूछे होते तो प्लस एंड -1 आते, है ना। पर ये x² +1 है, +1 के कारण आइडेंटिटी नहीं लगेगी, नेगेटिव रूट्स पॉसिबल नहीं है। आप इसको यदि क्या डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत नहीं है, यदि आप डिस्क्रिमिनेंट से करते तो a 1 है, b x है ही नहीं तो b 0 है, और c की वैल्यू क्या है 1, तो b² -4ac, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, -4ac, a और c दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस में आएगा ना। d की वैल्यू -4 बची, तो -4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होता, हाँ √2 या -√2 नहीं होता, मतलब माइनस रूट में आपका -4 आया, तो -4 की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, इसको 2 नहीं लिख देंगे, 4 पक्का 2 का स्क्वायर है, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव साइन, तो वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फॉर्मूला था पोलिनोमियल का। तो सम की जगह पे हमको क्या रखना है, सम की जगह हमको रखना है -p, तो k टाइम्स x², यहाँ पर -p आएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर +p x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1/p, ये ऑप्शन है क्या, तो ये देखो यहाँ पर x² प्लस px -1/p, ये ऑप्शन है, k टाइम्स x² प्लस px, देखो -px भी दिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। और यदि आप इसमें LCM लेते, इसको p से मल्टीप्लाई करते, तो ये px² प्लस p²x -1 ये बनता है। यदि हम k की वैल्यू p लेते तो ये px² प्लस p²x -p बनता, वो ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं है, और यहाँ k लिखा हुआ है, तो हमें k कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। लेट्स चेक द आंसर्स। फर्स्ट में a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर्स, डिस्क्रिमिनेंट के लिए d0 1/4 हमने कैलकुलेट कर लिया था, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, एंड दिस इज k x² प्लस px -1/p, ठीक। अब केस स्टडी 2 क्या कह रही है, आसना, अब वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे आसना, हिंदी में बोलेंगे आसन, योगासन होते हैं ना, योग के आसन, जिसमें आप डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं, तो योगासन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग meditation pose and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. अब आपको क्या किया, कुछ पोज दे दिए, जैसे अब ये है, यू कैन सी ये बॉडी पूरी बेंड है, हाँ ये त्रिकोण आसन है, मतलब एक्चुअली ये ट्राइंगल बना रहा है इस तरह से, दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, त्रिकोण आसन। अगला है अधोमुख सवासन, अधोमुख सवासन, ये देखो बॉडी, हाँ ये बॉडी आपका अलग अलग एंगल पे मुड़ी हुई है, तो यू कैन सी कि यहाँ भी हमको एक कर्व, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल देखना है। अधोमुख स्वान, क्या लिख दिया पता नहीं, अधोमुख, मेरा योगा इतना अच्छा है नहीं, ये बॉडी पूरी इस तरह से कर्व बना रही है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ द पोजेस शोन एज, कौन सा शेप शो किया है, पैराबोला। जब भी पढ़ रहे हो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, पैराबोला, हाँ। इलिप्स पता है कैसा होता है, इलिप्स होता है अंडे जैसा, शायद होगा इसमें, दिस इज इलिप्स। लीनियर आपको पता ही है, पैराबोला आपको पता ही है, इलिप्स का शेप होता तो ऐसा होता।
स्पाइरल, हमने वो एपी वाला क्वेश्चन किया था इस तरह का, दैट इज स्पाइरल। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसी या ऐसी, हाँ, लीनियर मतलब लाइन बननी चाहिए। पैराबोला, तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, पैराबोला। फिर क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था और पहले भी बताया था, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मतलब ऐसा कब बनता है, व्हेन ए इज लेस देन 0, ऑप्शन सी, ए लेस देन 0 में ऐसा बनेगा। अपवर्ड ओपनिंग में ए ग्रेटर देन 0, ठीक। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं पोलिनोमियल के, दिस आर द एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। कितने पॉइंट पे कट किया, 1 and 2, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके कितने जीरोज हुए, 2। और यदि उनकी वैल्यू पूछ ली होती तो जीरो क्या है, -2 एंड +4, मतलब अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 4। अब यदि आपको इसका पोलिनोमियल भी बनाने को बोल देते तो हम एक बार इनका सम निकालते, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2, और एक बार प्रोडक्ट निकालते तो 2 - 2 × 4 इज -8। और अभी जो पहले क्वेश्चन में हमने पोलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा था ना, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसमें सब्सटीट्यूट करें तो x² - 2x - 8, इस पोलिनोमियल का ग्राफ है ये। हाँ, ये सारी बातें हमको देख के आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन तो हो गया 2। नेक्स्ट है, द 2 zeros इन द अबव शोन ग्राफ आर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, -2 एंड +4। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, इसके जीरोज निकालना है। इसमें कॉर्नर में रूट है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, 4 2 = 8 और √3 × √3 क्या हुआ, 3, 8 3 = 24। प्रोडक्ट आना चाहिए 24 और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स शुड बी 5, तो 8 3 = 24 and 8 - 3 5, तो हम क्या लिख देंगे, 4√3x² + 8x - 3x - 2√3, ठीक है ना। हमने ऐसे इसको लिख दिया। तो अब आपको क्या पता है कि 4√3x² और 8x में 4x कॉमन है, क्या बचेगा, √3x + 2, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, माइनस साइन बाहर। अब यहाँ पर +2 आना चाहिए, यहाँ 2√3 है तो √3 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, √3x + 2, √3 × √3 विल गिव यू 3x, √3 × 2 विल गिव यू 2√3, नेगेटिव नेगेटिव साइन कॉमन। तो हमारे इनको हम सेम ब्रैकेट है, वी विल राइट इट 1 टाइम एंड इन दोनों को सेम ब्रैकेट में, तो 4x - √3 मल्टीप्लाइड बाय √3x + 2, ये हमारे क्या है, दिस आर फैक्टर्स। हमको यहाँ क्या पूछे, जीरोस, मीन्स वी नीड टू इक्वेट देम विद 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, √3 उधर जाके प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला गया, इसको उधर भेजेंगे, +2 उधर जाके माइनस, और डिवाइड बाय √3, अपॉन में √3 है, ओके, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते, तो ये बन जाता -2/3 √3, या तो ये होगा या ये होगा, है ना, जो भी दिया है, तो मुझे लग रहा है ये वाला दिया है, तो √3/4 प्लस और -2/√3, तो -2/√3 और प्लस √3/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी आंसर्स पे आ गए हम, पैराबोला a <0 2 -2/4 -2/√3, √3/4, दैट इज ऑप्शन बी। तो सारे क्वेश्चन करेक्ट थे। नेक्स्ट केस है लास्ट, हर एक में उन्होंने 2 या 3 केस दिए आपको, और मैंने आपको ये PDF कल सेंड कर दिया था, और तो आपने आई होप क्वेश्चन ट्राई में साथ में करते जाओ। बास्केटबॉल एंड सॉसर आर प्लेड विद a spherical ball. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hands and a saucer player uses his feet. है ना, वो पैर से खेलते हैं, वो हाथ से खेलते हैं। यूजली सॉसर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन अ कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉसर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब बास्केट करने के लिए वो बॉल को फेंकते हैं, बास्केटबॉल में जैसे इसने थ्रो किया तो यहाँ बास्केट है, दे विल ट्राई कि बॉल यहाँ से यहाँ इसमें चली जाए, है ना, और ये लोग यदि इन्होंने बीच में यदि कम उसका एंगल हुआ तो ये उधर से उधर थ्रो कर देगा।
तो यू कैन सी कि आपके स्पोर्ट्स में बहुत सारा मैथ्स अप्लाई होता है, एंगल्स तो बहुत ज़्यादा, कितने हाइट से फेंका, क्या रेडियस है, ठीक। तो ये है, वेलोसिटी भी दे रखी है इन्होंने मीटर पर सेकेंड में। सिमिलरली फुटबॉल में भी यदि इसने यहाँ से मारा, उसको हिट किया अच्छे से, तो गोल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे लोग यहीं खड़े रह जाएंगे और डायरेक्ट थ्रो कर दे इस तरह से पैराबोलिक मूवमेंट, तो गोल हो जाएगा। तो यदि आपने मैथ्स या फिजिक्स पढ़ी है तो यू विल बी अ गुड प्लेयर, क्योंकि आप उसको अप्लाई कर पाओगे। आपने देखा होगा क्रिकेट में भी वो कैचेस पकड़ते वक्त हाथ नीचे करते हैं, किस एंगल पे लेना, क्या करना, गिरते वक्त किस एंगल पे गिरना, चोट कम लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी, उसका भी अर्जुन, इसको अरे उसको वो मिला है ना, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो करते वक्त भी यू नीड टू बेंड योर बॉडी एंड वो एंगल सही रखना है। 45 डिग्री पे फेंकोगे तो वो उसका कुछ फॉर्मूला sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 इंटू 45 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1। तो आप यदि 45 डिग्री पे फेंकोगे तो आपका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, है ना। तो बहुत सारा मैथ्स आपका डेली लाइफ में अपने आसपास यूज़ होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज पैराबोला। ये तो याद कर लो, देखो यहाँ पर भी बोल दिया था उन्होंने, खुद ने ही लिख दिया था, द एंड इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, प्रोजेक्टाइल, सब लिख दिया उन्होंने। बस हम ध्यान से पढ़ लें, और इनफैक्ट आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ये ग्राफ है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इट मीन्स इट विल हैव 3 जीरोस। जीरोस की वैल्यू देखें तो ये -1 है, ये -3 है और ये +2 है। तो जीरोस पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ सकते हैं, पोलिनोमियल, ये किसका ज़ीरो है, तो 3 जीरोस क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इक्वेशन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल का। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, आंसर क्या हो गया, इट विल हैव 3 जीरोस। फिर बोला द 3 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, -1 -3 एंड +2। तो -1 -3 एंड +2, ऑप्शन डी। ये क्या हुआ, देखो मिसप्रिंट CBSE वाले भी करते हैं, ABCD की जगह BCDE कर दिया, -1 -3 2 पॉजिटिव है। अब पूछा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, तो हमको इसका पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये -1 -3 और +2 को एक बार ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई, -4 + 2 इज़ -2। एक बार मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आई, 3 2 6 माइनस हो गया +6। अब हमारा क्या बचा, लास्ट थिंग, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इनको मल्टीप्लाई, इनको किया तो हो गया 3, प्लस इनको किया 3 2 6, फिर इनको किया तो -2, 6 और 3 9, 9 - 2 7। तो ये आपका सेकेंड रिलेशन ये आ गया। तो पोलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो +2x माइनस 7x³ आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ x आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा +6। तो kx³ + 2x² माइनस 7x + 6, एक सेकेंड, x³ यहाँ 5x, ये सब में x³ + 2x² माइनस 5x, मैंने क्या किया, अल्फ़ा बीटा -1 × -3 + 3, बीटा गामा -3 × 2 इज़ -6, यहाँ गलती की, और ये हो गया -2। तो -6 - 2 -8 + 3 इज़ -5। तो ये -5 आया है, और ये प्लस माइनस प्लस, और ऑलरेडी माइनस है तो दिस विल बी -5x प्लस लास्ट वन अल्फ़ा बीटा गामा 6। तो x³ + 2x² -5x + 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइन का ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो तो बेहतर। आंसर्स, पैराबोला a greater than 0, 3 zeros, -1 -3 into x³ + 2x² -5x -6 कैसे आएगा, एक सेकेंड, अपना सम क्या आया था, सम वाला तो सही है, ये 3 चीज़ें तो अपनी सही आई है इन दोनों में। लास्ट में आपका क्या आता है, प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस, यस एक्चुअली बिना लिखे करने की कोशिश में हो रही गड़बड़। k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ नेगेटिव साइन आता है तो इसलिए +6 नहीं -6 आएगा। ये करेक्शन कर दो, है ना, ए आएगा। ठीक, विद दिस सिंपल क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला ओवर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर 6। इसमें हमें क्या बोला है, केस स्टडी 1 में क्या दिख रहा है आपको, एक टावर नजर आ रहा है और एक विजय का घर, विजय हाउस, और एक और घर दे रखा है पता नहीं किसका, अजय हाउस। विजय का घर, अजय का घर, और उनका शेडो बन रहा होगा काइंड ऑफ। क्वेश्चन क्या है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। विजय क्या कोशिश कर रहा है कि उसके घर के पास में जो टावर है उसकी एवरेज हाइट निकालने की कोशिश कर रहा है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कॉस्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग। इसका शेडो यदि 10 मीटर लंबा है तो इसकी हाइट 20 मीटर है। ठीक है, एट द सेम टाइम द टावर कॉस्ट अ शेडो 50 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे टावर का शेडो 50 मीटर लंबा बन रहा है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, एंड द हाउस ऑफ अजय कॉस्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। और ये जो अजय का घर है इसका शेडो 20 मीटर का बन रहा है सेम टाइम पे। तो बेटा एक एंगल तो आपका क्या होगा सबका 90 डिग्री वर्टिकल एंगल। मेरी लाइन ही वर्टिकल नहीं बनी, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या होगा, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। सेम प्लेस से यदि हम सूरज को सन को देख रहे हैं तो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन सेम होगा। अर्थ कितनी बड़ी है, उसके ऊपर यदि आप देखो तो आप एक ही जगह पे, एक ही कॉलोनी में, एक ही जगह पर बने हुए घरों को देख रहे हो वहाँ से, तो वो एंगल सेम ही माना जाएगा। हाँ, वो 0.0000 का डिफरेंस मैटर नहीं करता। तो वो मतलब समझ गए ना, रिलेटिवली देखना है। अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका एशिया, एशिया में इंडिया, इंडिया में जयपुर, जयपुर में तुम्हारा घर, तुम्हारे पड़ोसी का घर और कोई टावर, तो एंगुलर एलिवेशन सन का क्या होगा, सेम। तो यहाँ से तो हमको क्या पता चल गया, दो एंगल इक्वल है, डबल ऐसे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब हमें यदि इनकी हाइट्स निकालनी है तो आपको क्या पता है, CPST से रेशो इक्वल आएगा। इसकी हाइट यदि हमने h ले ली तो 20 अपॉन इसकी हाइट अपॉन इसकी h इक्वल टू इसका शेडो अपॉन उसका शेडो। तो 0 0 कैंसिल, हाइट क्या हो गई 25 100। यदि ये 50 है तो ये क्या हो गया 100, डबल हो जाएगा सिंपली। तो ये 20 है तो इसकी हाइट क्या हो गई 40। अब पूछा क्या है उन्होंने, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, क्या आ गई 100 मीटर। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कॉस्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। और फिर पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो अजय के घर की हाइट हमने निकाल ली थी अभी 40 मीटर। अब ये सेकेंड क्वेश्चन, शेडो की लेंथ क्या होगी टावर के यदि विजय का घर 12 मीटर का शेडो बना रहा है। मतलब ये 10 की बजाय क्या हो गया 12, तो इसकी हाइट तो 20, एक घर तो 20 मीटर का ही है, और ये 100 मीटर है, हमें ये निकालना है। अब ये तो हाइट पता है हमें, ये चेंज हो गया। तो अब आपका रिलेशन क्या होगा 20 अपॉन 100 इक्वल टू 12 अपॉन x। 20 5 100, तो x इक्वल टू 12 5 60। उस केस में शेडो कितना लंबा हो गया 60 मीटर टॉल। तो आंसर क्या आ गया 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टावर व्हेन द टावर कॉस्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस। जब टावर का शेडो 40 मीटर का बन रहा है तो अजय के घर की हाइट क्या होगी, अच्छा एक बार ये चेक कर लें फिर मैं मिटा देती हूँ। 160 40, 160 40, तीन आंसर अपने आ गए, करेक्ट है। ठीक है, फिर वो बार बार ऊपर नीचे करने में रब करना पड़ता है ना। व्हेन द टावर कॉस्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर, टावर का शेडो 40 मीटर है। अब हम टावर की हाइट तो जानते हैं कि ये 100 है और ये 40 है, और इसकी हाइट हम निकाल चुके थे कि ये 40 है, तो इसका शेडो पूछा है ना,
व्हाट विल बी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शेडो। तो हमें ये पता है, तो आपको सिंपली CPST की कंडीशन लगानी है, 100/40 इक्वल टू 40/x। तो ये उधर मल्टीप्लिकेशन में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, x की वैल्यू क्या आ गई 16 मीटर। तो हमारा शेडो की लेंथ क्या होगी 16 मीटर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द टॉवर कॉस्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ विजयस हाउस। तो देखो इसके घर का तो 100 है, मतलब टॉवर तो 100 मीटर है और उसका शेडो 40 मीटर है। और विजय का घर जो है, विजय का घर की हाइट कितनी थी 20, है ना। विजय के घर की हाइट हमको दी थी 20 मीटर, ठीक है। तो हाइट तो फिक्स है, शेडो की लेंथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर 20 आ गया और इसको हमने मान लिया x। तो ये 25 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया 8 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर। अभी जितना कम स्टेप में कर लोगे उतना अच्छा, पर यदि आपसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी है तो इट्स बेटर कि आप लिख करके ढंग से करें, क्योंकि गलत कर दिया और जल्दी कर लिया कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स तो ज़ीरो हो गए ना। तो आराम से तसल्ली से करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। अब केस स्टडी 2, रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव, कि उसके घर के पास गांव में कहीं पॉन्ड है, ये रहा। तो वो क्या करना चाहता है, उसका डिस्टेंस की ये लेंथ कितनी है ये नापना चाहता है। अब इसके लिए उसने क्या दिमाग चलाया कि उसने 2 पॉइंट मार्क किए A एंड B, दो उस पे पॉइंट पे 2 पोजीशन मार्क कर ली A और B, विथ अनदर पॉइंट C एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और B से 12 मीटर सीधे एक और पॉइंट ले लिया C। अब C से एक इधर D और A से D एक रोप बांधी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक उसने एक रोप यूज़ की। ये 40 मीटर लॉन्ग है, ये 30 मीटर लॉन्ग है, और ये एंगल क्या लिया 90 डिग्री, ठीक है। कनेक्टिंग D टू द पॉइंट A विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम D सच दैट एंगल ADC 90 डिग्री है। अब पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस AC। AC निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब बताओ, ऑप्शन है सिमिलैरिटी, देयर इज ओनली वन ट्राइंगल, हाउ कैन वी यूज सिमिलैरिटी। फिर है थेल्स थ्योरम, तो यहाँ कोई लाइन पैरेलल दिख रही है क्या, तो BPT तो लग ही नहीं सकता। फिर है पाइथागोरस थ्योरम, एंगल 90 था, ये साइड पता है, ये निकालनी है, तो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट ऑप्शन था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देयर आर नो 2 ट्राइंगल्स, देयर इज ओनली 1 ट्राइंगल, सो ये नहीं लगेगा। देख के पता चल ही गया होगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो लगा ही लें पाइथागोरस, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, 9 + 16 2500, स्क्वायर रूट लोगे तो AC की वैल्यू क्या आ गई 50। तो आपका AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 50 मीटर। और हमको क्या दिया है कि बेटा ये 12 है तो पॉन्ड कितना बड़ा होगा 50 - 12 दैट इज़ 38 मीटर। हाँ, लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या आ जाएगी 30 मीटर। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस AC, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज़ 50 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, विच इज़ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, इनमें से कौन सी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो 7 24 25 5 तो है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, ऐड किया 625 विच इज स्क्वायर ऑफ 25, ये है 15 8 17। यदि आपको मैंने बोला था पहले याद कर लो किए होंगे तो ये आप बिल्कुल देख के कर दोगे। 5 12 13 है, 15 8 17 है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 289, तो ये भी है, बचा क्या ये। तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, ऐड किया 841, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, वंस प्लेस पे 4 आएगा, ये नहीं है। तो आंसर इज 21 20 28। तो आपको पता चल गया पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ AB। AB की लेंथ क्या है, AB मतलब आई थिंक द पॉन्ड, हाँ पॉन्ड की लेंथ हमने निकाल ली थी, AB इज पॉन्ड, तो 50 - 12 वाज 38। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 38 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड, तो रोप कहाँ पे यूज़ की थी उसने, ये पूरी आपकी रोप है,
ये तो 30 + 40 70 + 12 82 मीटर रोप यूज़ हुई। हाँ, 82 मीटर रोप यूज़ हो गई। तो ऑप्शन सी, दैट इज़ 82 मीटर। आंसर्स पाइथागोरस थ्योरम 50 मीटर, 21 20 28 38 एंड 82। तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका के थर्ड केस है स्केल फैक्टर। व्हाट इज ए स्केल फैक्टर? वो रेशो जो हम साइड का निकालते हैं ना, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका रेशो इज नोन एज स्केल फैक्टर, जो सेम होता है आपका। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एट द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। जब हम स्केल पे ड्रॉ करते हैं, मैप्स ड्रॉ करते हैं या हम किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं तो हम उसी साइज़ का नहीं बनाते, उसको छोटा करके बनाते हैं। पर ऐसा नहीं होता ना, उसी प्रपोर्शन में हम लेते हैं ताकि वो बिल्कुल उसके जैसा दिखे, उसका रेप्लिका दिखे, उसको सही तरह से रिप्रेजेंट कर पाए। यू नीड टू हैव अ स्केल। तो द स्केल ऑफ ड्राइंग इज अ कंपेरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। जिस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए जो कंपेरिजन है कि मान लो हमने 5 सेंटीमीटर को 1 ले लिया या 50 सेंटीमीटर को 1 ले करके रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब आप देखो कि अपन जो मैप होते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का या जयपुर का मैप, इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, पर उसको छोटे से पेपर पे आपका सारा का सारा इंडिया भी आ जाता है, वर्ल्ड भी आ जाता है, क्योंकि हम उसको उतना टाइम्स रिड्यूस कर देते हैं। जब एक्चुअल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं दो प्लेस के बीच में, तो हमने जो भी स्केल फैक्टर लिया उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो ओरिजिनल पे कन्वर्ट हो जाएगा। द स्केल इज रिटन एज रेशो। The ratio of two corresponding sides in similar figure is called the scale factor. Scale factor equal to length in image upon corresponding length in object. Image की length divided by object की length. If one shape can become another using revising, then the shapes are similar. यदि एक से दूसरा बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि शेप सिमिलर है। Hence two shapes are similar when one can become the other after a resize. उसको हमने resize किया, यूजिंग रिवाइजिंग की जगह रीसाइजिंग होना चाहिए था। यदि हमने उसको रीसाइज किया, फ्लिप किया, साइड किया या टर्न किया, वो दूसरा शेप बन गया। हाँ, इन द तो वो उसका तो शेप्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर। इन द फोटोग्राफ आपको क्या दिख रहा है? ट्रेन का इंजन नज़र आ रहा है, साइड व्यू ऑफ ट्रेन इंजन। स्केल फैक्टर इज 1:200। उसका स्केल फैक्टर क्या है? 1:200, मतलब 200 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 200 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। 2 मीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस मीन्स दैट अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द फोटोग्राफ अबव कॉरस्पॉन्ड्स टू अ लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर। जो इसका 1 सेंटीमीटर है स्केल पे, इसका वो एक्चुअली 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर के इक्वल है ऑफ द एक्चुअल इंजन। द स्केल कैन ऑल्सो बी रिटन इज द रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द अबव मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, यदि इस मॉडल की लेंथ 11 सेंटीमीटर है, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स। कपलिंग्स क्या होती है? जिनसे इंजन से डब्बों को कनेक्ट करते हैं, है ना, यार्ड्स को। इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज टू कनेक्ट एस। तो आपको क्या पता है? 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेशो क्या था? 200, 1:200। तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 200, 2200 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में करोगे तो इट इज़ 22 मीटर। दोनों में से जो ऑप्शन हो, 22 मीटर है, 2200 सेंटीमीटर नहीं है, 220 2200 नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? 22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अभी हमने करा था, फ्लिप कर सकते हैं। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर लगा के कर सकते हैं। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, उसको आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, बिल्कुल सिमिलैरिटी में वो मिरर इमेज नहीं होते, एक दूसरे जैसा दिखता। मिरर इमेज मतलब एग्जैक्टली सेम साइज। सिमिलैरिटी में इट डज नॉट अप्लाई। साइड का रेशो, स्केल फैक्टर शुड बी सेम। सेम साइज होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। मिरर इमेज तब होगा जब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी के तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर? इफ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। आपको सिंपली क्या करना है? जो भी फोटोग्राफ का डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, इफ इट इज़ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.35 को
हमने यदि मल्टीप्लाई किया बाय 200 तो 35 टू ज़ा तो 70 होता है और 2 ज़ीरो और हैं और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के लगेगा, तो आंसर क्या आएगा 70 सेंटीमीटर। 0.35 इंटू 2 इज 0.70 एंड 2 ज़ीरो और 0.7000 तो यहाँ आएगा 70 सेंटीमीटर, पर 70 सेंटीमीटर है ही नहीं, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 हो गया, तो ये डेसिमल यहाँ लग गया 0.7 मीटर, 0.7 मीटर वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सिमिलर triangles have a scale factor 5:3, which statement regarding the two triangles is true? तो क्या सही होगा? रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर आपको बताया था मैंने, साइड्स का रेशो, एल्टीट्यूड का रेशो, मीडियन का रेशो, पेरीमीटर का रेशो सेम रहेगा जो स्केल फैक्टर है या जो साइड्स का रेशो है। तो यदि साइड्स का रेशो 5:3 है तो पेरीमीटर का रेशो 15:1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी यहाँ 15:9 होना था, ये रॉन्ग है। देयर एल्टीट्यूड्स हैव अ रेशो 25:15, 25 और 15 दोनों डिविजिबल हैं, 5 से डिवाइड कर दिया तो रेशो क्या आया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, रेशो 5:3 आ गया, तो ये करेक्ट है। मीडियंस का रेशो 10:4 डिवाइड किया 2 से तो रेशो 5:2 है, रॉन्ग है। 5:3 होता तो राइट होता, ये भी रॉन्ग है। तो जिसका रेशो सेम रहे वही होगा। द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, तो क्या होगा आपको पता है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक एंगल कॉमन, एक एंगल दोनों में 90, ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो ये x है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो 3/6 आएगा, इसके अपॉन में ये छोटे ट्राइंगल के अपॉन में बड़ा, 3/6 इज 1/2, और इधर क्या आएगा, इसकी साइड x और ये पूरी क्या हो गई x+4, तो x अपॉन x+4 इक्वल टू 1/2। बिना कुछ लिखे मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ, तो आप भी लिख सकते हो। तो ये क्योंकि MCQ है, ये इधर आया 2x इक्वल टू x+4, बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, 2x - x x इक्वल टू 4, तो आंसर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। विद दिस टुडेज क्लास इज ओवर। 22 मीटर, दे आर नॉट मतलब मिरर इमेज, 0.7 मीटर, ये सारे आंसर अपने करेक्ट है। तो इसके साथ हमारा ट्राइंगल्स का भी रिवीजन फिनिश। ठीक है, तो ट्राई करो, जो भी डाउट से भेजो, और अपने स्कूल के भी आपके जो भी पेपर्स हुए हैं MCQ पैटर्न पे वो भी मुझे व्हाट्सएप करो, इसके बाद हम पेपर्स ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।